नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में हमने 27 प्रकरण देखे हैं और आज उसके आगे का 28 नंबर का प्रकरण देखने जा रहे हैं। इसका नाम है फुटका काला मुँह। फुटका काला मुँह, यह उसका नाम, इस 28 नंबर के प्रकरण का नाम है। और इसमें जो है गंग कवि का अ, गंग कवि की पंक्तियाँ दी हुई है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक मिनट। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आज मैं बताना चाहता हूं कि यह सब कुछ जो है निःशुल्क है। आपका मूल्य केवल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, यही आपका मूल्य है। और यह मूल्य आप देखकर निःशुल्क अध्ययन करके नेट क्वालिफाई कर सकते हो, नेट जेआरएफ। तो यहाँ पर गंगा कवि का दोहा दिया गया है, पंक्तियाँ दी गई है, वो हम पढ़ते हैं। फूट गए हीरा की बिकानी, कनी कनी हाट हाट, काहूँ घाट मोल काहूँ बाढ़ मोल लयो, टूट गई लंका फूट मिल्यो जो विभीषण है, रावण समेत बस आसमान को गयो, कहे कविगण दुर्योधन सो छत्रधारी, तनक के फुटके गुमान बाको न गयो, फूटते नर्द उठ जात बाजी चौपर की, आपस के फूटे कहू को न भल्यो भयो। यह गंग कवि की पंक्तियां है, याद रखिए। थोड़ी देर पीछे, यानी थोड़ी देर पीछे मुंशी चुन्नीलाल आ पहुंचे, परंतु उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। क्यों उड़ गया था? क्योंकि इसकी सब कुछ बातों से मदन मोहन का काम बिगड़ गया था, नुकसान हो गया था। रंग उड़ गया था। लाज से उसकी आंख नीची होती थी। प्रथम तो उसके सलाह से मदन मोहन का काम बिगाड़ा, दूसरे उसकी कृतज्ञता पर ब्रज किशोर ने उसके साथ ऐसा उपकार किया कि इसलिए वह संकोच के मारे धरती में समाया जाता था। कौन? चुन्नीलाल। तुमने इतने क्यों ल... तुम इतने क्यों लजाते हो? मैं तुमसे जरा भी अप्रसन्न नहीं हूँ, बल्कि किसी किसी बात में तो मुझको अपनी ही भूल मालूम होती है। मदन मोहन जी हर एक बात पर हद से ज़्यादा जिद करने लगता था। यानी मदन मोहन कहते कि तुम इतना क्यों शर्माते हो, मुझे ही कहीं ना कहीं मेरी ही गलती लगती है, परंतु मेरी वह जिद अनुचित थी। हर एक मनुष्य अपने विचार का आप धनी है। मैं चाहता हूँ कि आगे को ऐसी सूरत न हो और हम सब एक चित्त होकर रहे, परंतु परंतु तुमको परंतु तुमको इस समय इस सलाह के लिए नहीं बुलाया। इस विषय में जो तुम्हारी तरफ से चाहना मालूम होगी, देखा जाएगा। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, इस समय तो मुझको तुमसे तुमसे हीरा की नौकरी की है। कल 28वां प्रकरण कल हमने देखा था। ये हीरा की नौकरी देने की बात जो है यह हो गई थी। कल हमने ये देखा, ये प्रकरण देखा हमने, और इसके आगे का प्रकरण देखेंगे। कल हमने देखा, यह मुझे पता है, अभी याद आया पढ़ने के बाद। तो ये हुआ। हाँ, ये बातचीत, ये बातचीत 29 नंबर का जो प्रकरण है, यह प्रारंभ था 29 नंबर का। और यह जो है बातचीत नामक प्रकरण जारी था। यहाँ पर मैं रुका था आकर पढ़ाकर। और यह है श्रृंगार संग्रह से यह पंक्तियाँ है, याद रखिए। इसमें है, सीखो धन धाम सब काम के सुधारिवे को, सीखो अभिराम बाम राखत राखत हुजूर में, सीखो सराजाम गढ़कोट के गिरा ई को बे, सीखो शमशेर बांधी काटी आरी उर में, सीखो कुल जंत्र मंत्र तत्हु की बात, सीखो पीपल पुराण सीखो बहो जात कुर में, कहे कृपाराम सब सीखो गयो निकाम, एक बोलबो न सीखो गयो धुर में। श्रृंगार संग्रह से याद रखिए। और इसका नाम जो है बातचीत। आज तो मुझसे एक बड़ी भूल हो गई। मुंशी चुन्नीलाल ने लाला मदन मोहन के पास पहुंचते ही कहा। यानी लाला मदन मोहन के पास चुन्नीलाल जाता है और कहता है कि मुझसे जो है आज बड़ी भूल हो गई। और मैं समझा था कि यह सब बखेड़ा लाला ब्रजकिशोर ने उड़ाया है, परंतु वह तो इस बिल्कुल अलग निकले। ये यानी इस बखेड़े से वह बिल्कुल अलग निकले। सब करतूत तो हर किशोर की थी। अब क्या आपने लाला ब्रजकिशोर के नाम चिट्ठी भेज दी थी? हाँ, चिट्ठी तो मैं भेज चुका, मदन मोहन ने जवाब दिया।
यह बड़ी बुरी बात हुई। जब एक निरपराधी को अपराधी समझकर दंड दिया जाए तो उसके चित्त को कितना दुख होगा। यह चुन्नीलाल ने कहा दया से कहा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अ, यह बड़ी बुरी बात हुई। जब एक निरपराधी को अपराधी समझकर दंड दिया जाए तो उसके चित्त को कितना दुख होगा। यानी कोई निरपराधी है जिसने कुछ अपराध ही नहीं किया, फिर भी उसको अपराधी मानकर आप दंड दे रहे हैं, तो उसको, उसके जी को, उसके हृदय में कितना दुख होगा। ये बात सुनिए। ये चुन्नीलाल ने दया से कहा। फिर क्या करे। जो तीर हाथ हाथ से छूट चुका वह लौट कर नहीं आ सकता। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, जो तीर छूटे वह तो वापिस नहीं आ सकता। निसंदेह नहीं आ सकता, परंतु जहाँ तक हो सके उसका बदला देना चाहिए। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा। कहते हैं कि महाराज दशरथ ने धोखे से श्रवण के तीर मारा, परंतु अपनी भूल जानते ही वह पछतावे। यानी महाराज दशरथ ने जो धोखे से श्रवण को तीर मारा, लेकिन बाद में श्रवण को तीर लगा और वह पछताने लगे। अब भूल होने होने के बाद पछताने से क्या फायदा। बड़े पछतावे के साथ उसने अपना अपराध क्षमा कराया। उसे उठाकर उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। यानी उसे उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचा दिया। कौन ने, किसने? दशरथ ने। दशरथ ने किसको गलती से तीर मारा था? श्रवण को मारा था, याद रखिए। उसको जब जब तरह धैर्य दिया और उसका शाप प्रसन्नता से अपने सिर चढ़ा दिया। ब्रज किशोर की यह भूल हो न हो, परंतु उसने पहले जो ठिठाई की है वह कुछ कम नहीं है। गई बला को फिर घर में बुलाना अच्छा मालूम होता। जो कुछ हुआ सो हुआ, चलो अब चुप रहो, मास्टर शंभुदयाल ने कहा। इस समय ब्रज किशोर से मेल करना यानी शंभुदयाल कहते हैं कि शंभुदयाल कहते कि इस समय ब्रज किशोर के साथ मेल करना यही उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं है, बल्कि उससे अदालत में बहुत काम निकालने की उम्मीद की जाती है। मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन को स्वार्थ दिखाकर कहा, कल तो तुमने मुझसे कहा था कि उसकी विलायत और विकालत यानी वकालत है, यह वकालत अपने लिए कुछ उपकारी नहीं हो सकती। मदन मोहन ने याद दिलाई। यह बात सुनकर चुन्नीलाल एक बार ठिठका, परंतु फिर तत्काल संभल कर बोला, वह समय और था, यह समय और है। यानी जिस समय में चुन्नीलाल ने कहा था कि उसकी वकालत हमारे किस काम की नहीं है, लेकिन आज कहते कि उसकी वकालत के जरिए हम अदालत में काम चला लेंगे, तो कहता है कि चुन्नीलाल वह समय और था और यह समय और है। मामूली मुकदमे का काम हम हर एक वकील से ले सकते थे, परंतु इस समय ब्रज किशोर के सिवाय हम किसी को अपना विश्वासी नहीं बना सकते। यह तुम्हारी लायकी है, परंतु ब्रज किशोर का दावा लगे तो वह तुमको घड़ी भर जीत न रहने दे। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, मैं अपने नीज के संबंध का विचार करके लाला साहब को कच्ची सलाह नहीं दे सकता। चुन्नीलाल खरे बने। अच्छा तो सब क्या करे? ब्रज किशोर को दूसरी चिट्ठी लिख भेजे या बुलाकर उन्हीं खातिर कर दे। निदान लाला मदन मोहन ने चुन्नीलाल की राह मिलाकर कहा, मेरे निकट तो आपको उन्हें मकान पर चलना चाहिए और कोई कीमती चीज़ तोहफा में देकर ऐसे प्रीति बढ़ानी चाहिए जिससे उनके मन में पहली गांठ बिल्कुल न रह जाए। यानी वो कहते हैं कि मदन मोहन चुन्नीलाल से कहता है कि राह पे राह मिलाकर कहा कि आप जो है वो आप उसको उसके घर जाकर हमें उसको तोहफा देना चाहिए। अ, जो भी मन में गांठ यानी जो भी मन में उलझन है वह निकल जाती है। मुकदमे में सच मन से पैरवी करे, ऐसे अवसर पर उदारता से बड़ा काम निकलता है। सादी ने कहा, यानी सादी कहता है कि द्रव्य दीजिए बीर तो तासो दे वह शीस, यानी द्रव्य यानी पैसा दीजिए, प्राण बचावेगी सदा बिन पाए बख्शीस। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। यह सादी का नाम बहुत बार आया है इस उपन्यास में, बिल्कुल इस बार पूछेगा, याद रखिए। तो लाला साहब को ऐसी क्या गरज पड़ी है जो ब्रज किशोर के घर जाए। यानी लाला साहब को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी है कि जो ब्रज किशोर के घर जाए और कल जिसे बेइज्जत करके निकाल दिया था आज उसकी खुशामद करते फिरे। मास्टर शंभुदयाल बोले,
असल में अपनी भूल भूल है और अपनी भूल पर दूसरे को सताना बहुत अनुचित है। मुंशी चुन्नीलाल संकेत से शंभू दयाल को धमकाकर कहने लगा, बैठे बैठते उठने और आने जाने की साधारण बातों पर अपनी प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का आधार समझना संसार में अपनी बराबर किसी किसी को गिना एक तरह का जंगली विचार है। इसकी निष्पन्द सादगी और मिलनसारी से रहने को लोग अधिक पसंद करते हैं। लाला ब्रजकिशोर कुछ ऐसे अप्रतिष्ठित नहीं होते कि उन्हें अ, उन्हें वहाँ जाने से लाला साहब की स्वरूप हानि होगी, यानी वहाँ जाने से, ब्रजकिशोर के पास जाने से कुछ हानि होगी, ऐसे वो नहीं होता। यह तो सच है, परंतु मैंने उसका दृष्ट स्वभाव समझकर इतनी बात कही थी। मास्टर शंभूदयाल चुन्नीलाल का संकेत समझकर बोले, ब्रज किशोर के मकान पर आने में मेरी कुछ हानि नहीं है, परंतु इतना ही विचार है कि मेले के बदले नहीं अधिक बिगाड़ न जाए। लाला मदन मोहन को कहा, जी नहीं लाला ब्रज किशोर, ऐसे अनसमझ ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि वह क्रोध से आग हो रहे हैं, यानी उसके क्रोध है इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो भी आपके पहुँचते ही पानी हो जाएंगे, क्योंकि धूप के सताए मनुष्य को छाया अधिक प्यारी होती है। यानी गर्मी में धूप लगती है और धूप से अधिक तप जाने से या धूप से सताए हुए मनुष्य को छाया, जो पेड़ की छाँव जो है वह प्यारी लगती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, निदान सबकी सलाह से मदन मोहन का ब्रजकिशोर के यहाँ जाना ठहर गया। चुन्नीलाल ने पहले से खबर भेज दी। ब्रजकिशोर वह खबर सुनकर आप आने को तैयार होते थे। इतने में चुन्नीलाल के साथ मदन मोहन वहाँ पहुँचे। ब्रजकिशोर ने बड़ी उमंग से इनका सादर सत्कार किया। ये छोटी सी बात से मालूम हो सकता है कि लाला मदन मोहन की तबीयत पर चुन्नीलाल का कितना अधिकार था। आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो आप आने को था, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। हर किशोर ने धोखे में आज आपके नाम एक चिट्ठी भूल से भेज दी है। यानी वो कहता है ब्रजकिशोर कि हर किशोर ने आपके नाम एक चिट्ठी भेजी थी, इसलिए लाला साहब चलकर यह बात कहने आए हैं कि आप उसका कुछ ख्याल न करें। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, जो बात भूल से हो और वह भूल न अंगीकार कर ली जाए, यानी जो बात भूल से हो, गलती से हो जाए और वह बात अंगीकार यानी वो स्वीकार न की जाए, तो फिर उससे ख्याल करने की क्या बात है। और इस छोटे से काम के वास्ते लाला साहब को परिश्रम उठाकर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? लाला ब्रजकिशोर ने कहा, केवल इतना ही काम न था, मुझसे कल भी कुछ भूल हो गई थी और मैं उसका भी एवज दिया चाहता था। यह कहकर लाला मदन मोहन ने एक बहुमूल्य पाकट चेन, जो थोड़े दिन पहले हम्बलटन कंपनी की, यानी कौन से कंपनी की चेन थी? तो हम्बलटन हम्बलटन कंपनी की चेन थी, याद रखिए, वह देता है। हाथ से फरमाइश बनाकर आई थी, अपने हाथ से ब्रज किशोर की घड़ी में लगा दी, यानी ब्रज किशोर को दे दी। जी यह तो आप मुझको लज्जित करते हैं। मेरा एवज तो मुझको आपके मुख से यह बात सुनते ही मिल चुका है। मुझको आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता। उसके सिवाय मुझे अवसर पर आपकी कुछ सेवा करनी चाहिए थी। सो मैं उल्टा आपसे कैसे लूँ? जिस मामले में आप अपनी भूल बताते हैं, केवल आप ही की भूल नहीं है, आपसे बढ़कर मेरी भूल है और मैं उसके लिए अंतःकरण से क्षमा चाहता हूँ। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैं हर बात में आपसे अपनी मूवीज मर्जी मुझी यानी मर्जी के हिसाब से काम कर के लिए आग्रह करता था, परंतु वह मेरी बड़ी भूल थी। वृंद ने सच कहा है, यानी वृंद ने सच कहा है, वो जो ऊपर दोहा बताया इसका भी अर्थ होगा। वृंद कहते कि सबको रस में राखिए, अंत लीजिए नाही। विष निकस्यो अति मनते रत्न करहु माही। मुझको निकाल तके कारण बढ़ाकर बात करने की आदत बढ़ गई है और मैं कभी अपना मतलब
समझाने के लिए हर एक बात अपनी बढ़ाकर कहता चला जाता हूँ कि सुनने वाले उखड़ता जाते हैं। मुझको उस अवसर पर जितनी बातें याद आती है मैं सब कह डालता हूँ। परंतु मैं जानता हूँ कि यह रीति बातचीत के नियमों से विपरीत है, यानी बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए यह इस प्रकरण में बताया और इसीलिए बातचीत इस प्रकरण का नाम भी रखा गया है। और इनका छोटा छोटा मुझ पर फर्ज है, बल्कि उन्हें छोड़ने के लिए मैं कुछ कुछ उद्योग भी कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। चलो, क्या बातचीत के भी कुछ नियम है, यानी यहाँ पर कहते हैं कि क्या बातचीत करने के भी कुछ नियम है। और मतलब मदन मोहन ने आश्चर्य से पूछा, यानी मदन मोहन आश्चर्य से पूछते हैं कि क्या बातचीत करने के भी कोई नियम होते हैं। हाँ, उसको बुद्धिमानों ने बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है, यानी बातचीत करने के भी नियम है, इसके भी बुद्धिमान लोगों ने वर्णन किया है कि बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए हमें। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, सुलभा नाम तपस्वी ने राजा जनक से बचपन के यह लक्षण कहे, अर्थ सहित, संशय रहित, पूर्वा रहित, अवरोध। यानी यह राजा जनक ने सुलभा नाम के एक तपस्वी थे। सुलभा नाम के एक तपस्वी थे और उस सुलभा नाम के तपस्वी ने राजा जनक से वचन के लक्षण कहे हैं, अर्थ सहित, यानी बातचीत किस प्रकार होनी चाहिए। बातचीत हमारी अर्थ सहित होनी चाहिए। हम जो बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, हित पर होनी चाहिए, पूर्व पर अविरोध होनी चाहिए, उचित, सरल, संक्षिप्त, पुनि कहो वचन परिशोध, प्राय कठिन अक्षर रहित, यानी प्राय कठिन अक्षर रहित भी बातचीत होनी चाहिए, घृण अमंगलहीन, सत्य काम धर्मायुक्त, बुद्धि नियम अधीन, संभव कुटन अरुचि, सरस युक्त दर्शाए, निष्कारण अक्षर रहित, खंड तहु न लखाए। संसार में देखा जाता है कि कितने ही मनुष्य को थोड़ी सी मामूली बातें याद होती है। यानी ये बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए यही इस प्रकरण में लेखक ने बताया है। बदलकर सदा दुनिया करते ही कि जिसने सुनने वाला थोड़ी देर में उखड़ता जाता है। बातचीत करने की उत्तम रीति यह है कि अभी बातचीत करने की कौन सी उत्तम रीति या बातचीत किस प्रकार करनी चाहिए यह यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य अपनी बातों को मौके से पूरी करके उस पर अपना अपना विचार प्रकट करने लगे, यानी मौका पाते ही अपने अपने बात को प्रकट करना चाहिए। औरों को अवकाश दे, यानी बोलने के लिए औरों को भी समय दे। और पीछे से कोई नई चर्चा छेड़े और किसी विषय में अपना विचार प्रकट करे तो उसका कारण भी साथ ही समझाता जाए। यानी वो कोई और नए विषय पर बात करता है तो वह उसका भी कारण क्या है समझना चाहिए। सच्चाई और गंभीरता को न छोड़े, कोई बात इतनी दूर तक खींचकर न ले जाए, यानी कोई बात जो है ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात होनी चाहिए। याद रखिए। एक मिनट। यानी ज़्यादा लंबी खींचातानी की बात नहीं होनी चाहिए, जो सुनने वाला थक जाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मालूम हो धर्म, दया और प्रबंध की बातों में दिल लगी न करिए, यानी ऐसे ये भी पता होना चाहिए कोई धर्म की बात कर रही है, कोई दया की बात हो रही है, कोई प्रबंध की बात हो रही है तो ऐसी बात सुनते समय हमें दिल लगी नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। दूसरे के मर्म की बातों को दिल लगी में ज़बान पर न लाए, यानी दूसरों कोई जो है मर्म की बात कर रहा है, कोई हृदय स्पर्शी बात कर रहा है, कोई अपना दुख बता रहा है तो उसकी दिल लगी हमें नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उचित अवसर पर वाजबी राह से पूछ कर साधारण बातों का जान लेना कुछ दूषित नहीं है, परंतु टेढ़े और निरर्थक प्रश्न करके लोगों को तंग करना, बकवाद करके औरों को प्राण खा जाना बहुत बुरी बात है। यानी निरर्थक प्रश्न जिसका कोई अर्थ नहीं है ऐसे प्रश्न पूछकर औरों को तंग करना यह बिल्कुल बकवास समझा जाता है। और औरों के प्राण खा जाना यह यानी औरों को टेंशन देना और ये बुरी बात है।
बातचीत कर नेकी तारीफ यानी बातचीत में नेक की तारीफ करनी चाहिए कि सबका स्वभाव पहचान कर इस ढब से बात कहे जिसमें सब सुनने वाले प्रसन्न रहे। यानी बात हमें ऐसी करनी चाहिए कि वह सुनने वाला प्रसन्न हो जाए। अ, जची हुई बात कहना मधुर भाषण से बहुत बढ़कर है। यानी जची हुई बात करना यानी जो बात हर समय अच्छी लगे ऐसी बात करना, यह मधुर भाषण से ही बहुत बढ़कर खासकर जहाँ मामले की बात करनी हो, शब्द विन्यास के बदले सोच विचार यानी जहाँ पर कोई किसी मामले की बात करनी हो वहाँ पर शब्द विन्यास से ज़्यादा विन्यास के बदले सोच विचार करके बातचीत करनी चाहिए। सदैव अच्छा समझा जाता है और सवाल जवाब बिना मेरी तरह लगातार बात करने चले जाना कहने वाले की सुक्ति और अयोग्यता प्रकट करता है। इसी तरह असल असल मतलब पर आने के लिए बहुत सी भूमिकाओं से सुनने वाले का जी घबरा जाता है, परंतु थोड़ी सी भूमिका बिना भी बात का रंग नहीं जम जाता। यानी थोड़ी सी भूमिका पृष्ठभूमि बताने का और बाद में बात करने का। इसलिए अब मैं बहुत सी भूमिकाओं के बदले आपसे प्रयोजन मात्र कहता हूँ। बीती बातों का कुछ ख्याल न कर यानी जो बीत गया है वह बीत गया। जो कुछ भी ख्याल होता तो लाला साहब इस तरह उठकर क्या चले आते। यानी कुछ बात का ये होता, कुछ उसके मन में गुस्सा होता तो वो ऐसे क्यों आते यहाँ पर। अब तो सबका आधार आपकी गार गुजारी अर्थात कुशलता पर है। मुंशी चुनीलाल ने कहा, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। लाला ब्रजकिशोर प्रेम विवश होकर बोले, देखो हरकिशोर ने कैसा नीचपन किया है। यानी हरकिशोर ने कैसा नीचता का काम किया है। लाला मदन मोहन ने आंसू भरकर कहा, इससे बढ़कर और क्या नीचपन होगा। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मैंने कल उसके लिए आपको समझाया था, इससे मैं बहुत लज्जित हूँ। मुझको उस समय तक उसके यह गुण मालूम न थे। अब ये अफवाह किसी तरह झूठ हो जाए तो मैं उसे मज़ा दिखाऊंगा। निसंदेह आपकी तरफ से ऐसी उम्मीद है। ऐसे समय आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। लाला मदन मोहन कहने लगे और करुणा से कहा, इस समय सबसे पहले अदालत की जबान दीही का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि मुकदमों की तारीखें बहुत पास आ लगी। यानी जो भी मुकदमा है उसकी तारीखें जो है नज़दीक आ चुकी है। ये चुन्नीलाल कहते हैं, अच्छा आप अपना कागज़ तैयार कराने के वास्ते 3-4 गुमाश्ते तत्काल बढ़ा दे और अदालत की कार्रवाई के वास्ते मेरे नाम एक मुख्तियार नामा लिखते जाइए। बस फिर मैं समझ कर लूँगा। यही ब्रजकिशोर ने कहा। यानी कहते कि जो भी लिखा पड़ी है, जो भी पैसे दिए हुए या लेनदारों की है, उसके आप लिख कर रखिए और मेरे एक निवेदन दीजिए अदालत में, ऐसा वे कहते हैं। निदान मदन मोहन ब्रजकिशोर के नाम मुख्तियारनामा लिखकर अपने मकान को रवाना हुए। यहाँ पर 29 नंबर का प्रकरण समाप्त हो जाता है और यहाँ से जो है 30 नंबर का जो प्रकरण है वह प्रारंभ होता है। और 30 नंबर के प्रकरण का नाम जो है वह है नैराश्य या नाउम्मीद। नैराश्य या नाउम्मीद याद रखिए। और यह जो है बृहत्तहारी की पंक्तियाँ है, यहाँ पर याद रखिए। और फलहीन महिरूह को खग वृंद तजे, बन को मृग भस्म भये। मकरंद दिए अरविंद मिलिंद तजे, सर सारस सूख गए। धनहीन मनुष्य तजे, गणिका नृप को सेठ सेवक राज है। बिन स्वार्थ कौन सखा जग में, सब कागज के हित भये। ये भर्तृहरि से दोहा है, पंक्तियाँ है, याद रखिए। ये 30 नंबर का प्रकरण यहाँ से हमारा प्रारंभ हुआ है, यह भी बात याद रखिए। संध्या समय लाला मदन मोहन भोजन करने गए, तब मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल को खुलकर बात कहने का अवकाश मिला। वह दोनों धीरे धीरे बदलने लगे। मेरे निकट तुमने ब्रज किशोर से मेल करने में कुछ बुद्धिमानी नहीं की। बैरी के हाथ में अधिकार देकर कोई अपनी रक्षा कर सकता है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, क्या करूं इस समय इस युक्ति के सिवाय अपने बचाव का कोई रास्ता न था।
लोगों की नालिशें हो चुकी है। अपने भेद खुलने का समय आ गया। यानी ये चुन्नीलाल और अ, अ, चुन्नीलाल और उसका साथी जो था, इन दोनों ने ही सब कुछ खेल किया था। खुलने का समय आया था। ब्रज किशोर सब बातों से भेदी थे, इसलिए मैंने उसके जी में इन बातों के छिपाने का अ, बोझ डाल दिया। वह अपने विपरीत कुछ न करने पाए। मुंशी चुन्नीलाल ने हीरालाल की बात उड़ाकर कहा, परंतु आप ब्रजकिशोर तुम्हारा भेद खोल दे तो तुम कैसे अपना जवाब करो। यानी वो कहते कि यदि ब्रजकिशोर ने तुम्हारा भेद खोला तो तुम क्या करोगे। हर काम में आदमी को पहले अपने निकास का रास्ता सोचना चाहिए। यानी हर काम में या किसी भी का रास्ता बताते हुए पहले अपना निकास, यानी उस रास्ते से हमें खुद को निकालने का रास्ता मालूम होना चाहिए। अभिमन्यु की तरह धनु बांधकर चक्रव्यूह में घुसे चले। यानी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले यह उसे पता न था। इसीलिए उसे ही अभिमन्यु की तरह तुम भी चक्रव्यूह में घुसते चले गए, चकायू में घुस चले जाओगे तो फिर निकालना बहुत कठिन होगा। पतंग उड़ाकर डोर अपने हाथ न रखोगे तो उसके हाथ लगेगी, क्या उम्मीद होगी। मास्टर शंभुदयाल ने कहा। किसको? ब्रजकिशोर को ने चुन्नीलाल को कहा। मैंने अपने विकास निकास की उम्मीद केवल ब्रज किशोर के विश्वास पर बांधी है, परंतु उसको उसकी दो एक बातों से मुझको अभी संदेह होने लगा। प्रथम तो उन्होंने अ, इस अ, बीत इस गए बीते समय में मदन मोहन से मेल करके, यानी मदन मोहन से मेल किया भी था, तो ऐसे जल्दी कागज तैयार करने की क्या जरूरत थी। मैं जानता हूँ कि वह नालिश करने वालों से जवाब हिंदी करने के वास्ते यह उपाय करते होंगे, परंतु जब वह जवाबदीही करेंगे तो नालिश करने वालों की तरफ से हमारा भेद अपने आप खुल जाएगा। यानी जो नालिश करने वाले जिन्होंने मुकदमा किया है वह अपने आप वह भेद बता देंगे कि तुम्हारे ही नौकरों ने हमसे ऐसा ऐसा माल लेकर ऐसा ऐसा कमीशन उन्होंने लिया। ये बात जिसने मुकदमा किया है वही वो भेद खुल जाएगा, और जिस बात को हम दूर फेंका चाहते हैं वह पास आवेगी। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। वकीलों के यही तो पेज होते, यानी वकीलों के यही पेज होते हैं। जिस बात को वह अपनी तरफ से नहीं कहा चाहते, उल्टे सीधे सवाल करके दूसरे के मुख से कहा लेते हैं, और आप भले के भले बने रहते हैं। विचार तो सही करने के सही हमने ब्रज किशोर के साथ कौन सी भलाई की है जो वह हमारे साथ भलाई करेंगे। वकीलों के ढंग बड़े पेचीदा होते हैं। यानी वकीलों के ढंग यदि एक पेचीदा होते हैं, वो बात निकालना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा ही उसी प्रकार मिली होती है। वह एक मुकदमे में तुम्हारे वकील बनते हैं तो दूसरे में तुम्हारे बैरी के वकील बन जाते हैं। यानी वकील जो है एक केस में हमारे वकील बन जाते हैं और दूसरे केस में हमारे विरुद्ध पार्टी के वकील बन जाते हैं, परंतु अपना मतलब किसी तरह नहीं जाने देते। यानी हर सभी तरफ से खुद का अपना मतलब ही वह सिद्ध करते हैं। कौन? वकील। सच है इस काम में लाला ब्रजकिशोर की चाल पर अवश्य संदेह होता है, परंतु क्या करें, अपने वकील न अपने वकील न करेंगे तो वह प्रतिपक्षी के वकील हो जाएंगे और अपना भेद खोलने में किसी तरह की कसर न करेंगे। यानी वह इधर इस पार्टी की से हो या उस पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, ब्रज किशोर जो है चुन्नीलाल का भेद खोलकर रहेंगे। मुंशी चुन्नीलाल कहने लगा, असल तो यह है कि अब यहाँ रहने में कुछ मज़ा नहीं अब यहाँ रहने में कुछ मज़ा नहीं रहा। प्रथम तो आगे को कोई बुर्द नहीं दिखाई देती। फिर जिन लोगों से हजारों रुपए खाए पिए हैं उन्हीं के सामने होकर विवाद करना पड़ेगा, और जब हम उनसे विवाद करेंगे तो वह हमसे मुलाहजा क्यों करेंगे, हमारा भेद क्यों छुपावेंगे। कभी कभी हम उनसे लाला साहब के हिसाब में लिखाकर बहुत सी चीज़ों घर ले गए थे। यानी लाला साहब के हिसाब में लिखकर यह जो है बहुत सी चीज़ें खुद के घर ले गए थे।
इस तरह उनके यहाँ जमा कराने के वास्ते लाला साहब से जो रुपए ले गए थे वह उनके यहाँ जमा नहीं करा, यानी जो लाला साहब से यहाँ से पैसे उनको देने के लिए गए थे लेकिन वह उनको वहाँ नहीं दिए और घर ले गए। ऐसी रकमों की बाबत पहले पहले तो यह विचार था कि इस समय अपना काम चला ले, फिर जहाँ की तहाँ पहुँचा देंगे, परंतु पीछे से न तो अपने पास रुपए की समाई हुई, न कोई देखने भालने वाला मिला, बस सब रकमें जहाँ की तहाँ रह गई। अब अदालत में यह भेद खुलेगा तो कैसी आफत होगी, यानी अदालत में यह सब कुछ भेद खुल जाएगा तो कैसी आफत आ जाएगी, कैसी मुश्किल आ जाएगी, यह चुन्नीलाल सोच रहे हैं। और हम लाला साहब की तरफ से विवाद करेंगे तो यह भेद कैसे छुप सके, यानी लाला साहब के विरुद्ध में जाएंगे तो भी यह भेद खुलेगा और उसके साथ रहेंगे तो भी यह भेद खुल कर रहेगा। क्या करे कोई सीधा रास्ता नहीं देता, यानी क्या करे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाई देता। परीक्षा में जो है आजकल काफ़ी सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए यह हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ रहे हैं। यदि ऐसे ही पाप करके लोग बच जाए करते संसार तो मैं पाप पुण्य का विचार हो काहे को रहता, यानी यदि ऐसी पाप करते ही लोग बच जाते तो पाप पुण्य का विचार ही लोग कैसे करते हैं। मुझको तो आप सीधा रास्ता यही दिखाई देता है कि जो हाथ लगे ले लिवा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। ब्रज किशोर कहने लगे, यानी ब्रज किशोर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है इस समय में जो भी चीज़ हाथ लगे वह लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना, यानी भाग जाना। भाग्य से इस समय हादसा है, इस मुक्त का छप्पर रखकर अलग हो बैठे। मास्टर शंभुदयाल कहने लगा, जिस तरह आलिफ लैला में अबुल हसन और शल्लू शमुल निहार के परस्पर प्रेम के विवश हुए पीछे बकरा, यानी यहाँ पर आलिफ लैला का भी जिक्र आया है, याद रखिए आलिफ लैला का भी जिक्र आया है। आलिफ लैला और अबुल हसन, आलिफ लैला और अबू हसन का जिक्र आया है। उसके बाद शमसुल निहार का भी जिक्र आया है। इन दोनों का परस्पर प्रेम विवश हुए पीछे बकेड़ा उठने की सूरत मालूम हुई, तब उनका मध्यस्थ इन तायर उनको छिटवा कर अलग हो बैठा और एक जोहरी ने मुफ्त में वह आफत अपने सिर लेकर अपने आप को जंजाल में फंसा दिया। इसी तरह इस समय तुम्हारी और ब्रज किशोर की दशा है। ब्रज किशोर को काम सौंप कर तुम इस समय अलग हो जाओ तो सब बदनामी का ठीकरा ब्रज किशोर के सिर फूटेगा और दूध मलाई चखने वाले तुम रहोगे। ये शंभुदयाल और चुन्नीलाल बात कर रहे हैं। यह तो बड़े मज़े की बात है। ब्रज किशोर पर तो हम यह बोझ डालने की तुम्हारे लिए हम अलग होते हैं, पीछे से हमारा भेद खुलने पाए। लेनदारों से यह कहेंगे कि तुम्हारे वास्ते लाला साहब से हमारी तकरार हो गई, उन्होंने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम भी कहीं हमको धोखा न देना। यानी वह कहते हैं कि चुन्नीलाल और ये कहते हैं कि कह रहे हैं कि एक दूसरे से कि लेनदारों को कहेंगे कि हमारा भेद नहीं खोलना चाहिए, खोलना मत, हमने कहा था लाला साहब को लेकिन वह माने नहीं। आज तो देखो, यानी आज तो दोनों में खड़ी घूट घूट कर बातें हो रही है। लाला मदन मोहन ने आते ही कहा तुम्हारी सलाह कभी पूरी नहीं होती, न जाने कौन से किले लेने का विचार किया करते हो, न जाने तुम कौन सा विचार करते हो। जी हुजूर कुछ नहीं, मास्टर रसल के मामले की चर्चा थी, यानी मास्टर रसल के नाम की चर्चा कर रहे थे। जायदाद के नीलाम की तारीख में केवल 2 दिन बाकी, यानी लाला साहब की जो है सब जायदाद नीलाम होने वाली है और 2 दिन बाकी है। अब तक रुपए का कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ। मुंशी चुन्नीलाल ने तत्काल बात पलटकर कहा, इस बिना विचारी आपद का हाल किसको मालूम था। तुम कहे लिख दो, किस तरह हो सके थोड़े दिन की मोहलत ले लो, हम उसके भीतर रुपए का प्रबंध अवश्य कर देंगे। लाला मदन मोहन ने कहा, मुहूर्त पहले कई बार ले चुके हैं, इससे अब मिलनी कठिन है।
परंतु इस समय कुछ कहना कहना गिरवी रख कर रुपये का प्रबंध कर दिया जाए तो उसकी जायदाद बनी रहे और धीरे धीरे रुपया चुका दे। यानी इस समय में जो भी ये है गहने हैं, जेवर है, वह गिरवी रख कर यदि उसके पैसे दिए जाए तो, और बाद में रुपया चुका कर वो गहने हम छुड़ा कर ले आ सकते हैं। मास्टर शंभू दयाल ने जाते जाते सिप्पा लगाने की युक्ति की। उसका मनोर्थ था कि यह रकम हाथ लग जाए तो किसी लेनदार को देकर भली भांति लाभ उठाए, अथवा मदन मोहन मांगने योग्य न रहे तो सब की सब रकम आप ही प्रयात कर आए, अथवा किसी के यहाँ गिरवी गिरवी भी घरे घरे तो लेनदारों की कुर्की कराने के लिए उसका पता बताकर उससे भली भांति हाथ रंगे अथवा माल अपने नीचे दबे पीछे और किसी युक्ति से भरपूर फायदे की सूरत निकाले। परंतु मदन मोहन के सौभाग्य के इस समय लाला ब्रजकिशोर आ पहुंचे। यानी इतने में लाला ब्रजकिशोर आ जाते हैं। उसकी कुछ दाल न गली, यानी ब्रजकिशोर आए तो उसकी कुछ दाल न गली। ब्रजकिशोर वकील है, याद रखिए। क्या है किस काम के लिए गहना चाहते हो? लाला ब्रजकिशोर ने शंभू दयाल से उछट सी बात सुनी थी, यानी और इस पर आते ही पूछा कि किस लिए तुम्हें गहना चाहिए, यानी किस बात के लिए गिरवी गहने रखने हैं। जी कुछ नहीं, यह तो मिस्टर रसल की चर्चा थी। मुंशी चुनीलाल ने बात उड़ाने के वास्ते गोल कहा। उसका क्या क्या लेन देन है? यानी ब्रजकिशोर कहता है कि मिस्टर रसल का क्या लेन देन है? उसका मामला अब तक अदालत में तो नहीं पहुंचा। ब्रजकिशोर पूछने लगे कि उसका मामला जो है अब तक अदालत में नहीं पहुंचा। वह एक नील का सौदागर है, यानी मिस्टर रसल जो है वह नील का सौदागर यानी नील का व्यापारी है, और उस पर 20-25 हजार रुपये अपने लेने हैं। इस पर उसकी नील की कोठी और कुछ बिस्से निस्बा भी दूसरे के डुबरी में नीलामी पर चढ़े हैं, और नीलाम की तारीख में केवल 2 दिन बाकी है। नीलाम हुए पीछे अपने रुपए पटने की कोई सूरत नहीं मालूम होती। इसलिए ये लोग कहते हैं कि गहना गिरवी रख कर उसका कर्ज चुका दो। 1 मिनट। चुका दो, परंतु इतना बंदोबस्त तो इस समय किसी तरह नहीं हो सकता। लाला मदन मोहन ने लज्जाते लज्जाते कहा, अभी अभी आपको अपने कर्जे का प्रबंध करना है, और यह मामला केवल मुहूर्त लेने से कुछ दिन टल सकता है। यानी मुहूर्त लेने से कुछ दिन टल सकता है। लाला ब्रजकिशोर ने अपने मन का संदेह छिपाकर कहा, मैं जानता हूँ मेरा कर्ज चुकाने के लिए तो मेरे मित्रों की तरफ से आजकल मैं बहुत रुपया आ पहुँचेगा। यानी मदन मोहन कहता है कि मित्रों की तरफ से जो है, मेरे दोस्तों की तरफ से बहुत सारा रुपया आ पहुँचेगा। लाला मदन मोहन ने अपनी समझ मुजिब जवाब दिए, और मोहलत कई बार ले ली गई, यानी मोहलत इसके पहले भी कई बार ले ली गई है। इससे आप मिलती, आप नहीं मिलना कठिन है। मास्टर शंभू दयाल बोले, मैं ख्याल करता हूँ कि अदालत के विश्वास योग्य कारण बता दिया जाएगा तो मुहलत, यानी अदालत में योग्य कारण बता दिया जाएगा तो मुहलत जो मिलना अवश्य मिल जाएगी। लाला ब्रजकिशोर ने कहा, और जो न मिली। शंभू दयाल हुज्जत करने लगा, यानी शंभू दयाल कहते कि हुज्जत से, और जो यदि समझो मुहलत न मिली तो मैं अपनी ज़मीनी देकर जायदाद नीलाम न होने दूंगा। ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, और अब शंभू दयाल को बोलने की कोई जगह नहीं थी, यानी जगह न रही। यानी ब्रजकिशोर कहता है कि मैं अपनी ज़मीन गिरवी रख कर वह सारा कर्ज चुका दूंगा, ऐसा वह कहता है। कल कई मुकदमों की तारीखें लग रही है, और अब तक मैं उनके हाल से कुछ भेदी नहीं हूँ। यानी कल जो है कई मुकदमों की तारीखें लग रही है, और इसमें मैं जानता हूँ। अवकाश हो तो लाला साहब से आज्ञा लेकर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। लाला ब्रजकिशोर ने मुंशी चुनीलाल से कहा। यानी चुनीलाल से ब्रजकिशोर कहता है कि लाला साहब से आज्ञा लेकर मेरे साथ चलो, कुछ काम है।
हाँ हाँ, तुम साथ जाकर सब बातें अच्छी तरह समझा आओ। लाला मदन मोहन ने मुंशी चुन्नीलाल को हुक्म दिया, यानी चुन्नीलाल को हुक्म देते ही लाला साहब और जाओ और समझा कर आओ। आप इस समय किसी काम के लिए किसी को अपना गहना न दे। ऐसे अवसर पर ऐसी बातों में तरह तरह का डर लगता है, यानी ये ब्रज किशोर लाला साहब से कहता है। मदन मोहन से संकेत में कहा और मुंशी चुन्नीलाल को साथ लेकर रुखसत हुए, यानी साथ लेकर चले गए। आज लाला मदन मोहन की सभा में वह शोभा न थी, यानी वह हमेशा की तरह वह वैभव न था, शोभा न थी। केवल चुन्नीलाल, शंभू दयाल आदि दो चार आदमी दृष्टि आते थे, परंतु उनके मन भी बुझे हुए थे। हंसी हंसी चूहल की बातें किसी के मुख से नहीं सुनाई देती थी। खासकर ब्रजकिशोर और चुन्नीलाल के गए पीछे तो और भी सुस्ती छा गई। मकान सुनसान मालूम होने लगा। शंभू दयाल ऊपर के मन से हंसी चूहल की कुछ कुछ बातें बना रहा था, परंतु उनमें मोम के फूल की तरह कुछ नहीं था। यानी वो कुछ हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं था। जैसे वह मोम के या प्लास्टिक के फूल सिर्फ दिखावे के लिए होते, उस फूल से कोई सुगंध नहीं आता, उसी प्रकार उस बातों का असर हो रहा था। निदान थोड़ी देर इधर उधर की बातें बनाकर सब अपने अपने रास्ते चले और मदन मोहन की मुरझाई चिंता से पलंग पर जा लेटे, यानी मदन मोहन भी जाकर अपने पलंग पर आराम करने लगे। यहाँ पर जो है 31वां प्रकरण प्रारंभ होता है और 31 प्रकरण का नाम है चालाक की चूक, यानी चालाक ने क्या गलती की है। चालाक की चूक यानी गलती याद रखिए। चूक यानी गलती याद रखिए। चालाक की चूक यानी गलती, चालाक की गलती। यहाँ पर जो है वृंद की दोहा है। सुख दिखाए दुख कीजिए, खलसो लड़की ये काही। जो गुड़ दिए ही मरे क्यों, क्यों विष इस दीजिए ताही। यह वृंद की पंक्ति है, याद रखिए। यानी यहाँ पर जो है हर एक प्रकरण के प्रारंभ में पंक्तियाँ दी है, दोहे दिए है, तो उसका भी सारांश अंतर्गत में पूरे प्रकरण में दिया हुआ है, याद रखिए। लाला मदन मोहन का लेन देन किस तरह पर है। ब्रज किशोर ने मकान पर पहुंचते ही चुनीलाल से कहा, यानी वो मकान पर ब्रज किशोर के जा रहे हैं और वहां पर पहुंचते ही मदन मोहन का जो लेन देन है वह किस तरह पर है, किस तरह का है या किस तरह पर है, यह ब्रज किशोर ने चुनीलाल से पूछा। विगत बार हाल तो कागज तैयार होने पर मालूम होगा, यानी चुनीलाल कहता है कि यह तो कागज तैयार होने पर ही पता चलेगा, परंतु अंदाज अंदाज यह है कि 50,000 के लगभग तो मिस्टर ब्राइट के देने होंगे, यानी 50,000 के आसपास तो मिस्टर ब्राइट के होंगे, यानी 50,000 मिस्टर ब्राइट के, याद रखिए। 15-20 हज़ार आगा हसन, यानी 15-20 हज़ार, यानी 20,000 हम आगा हसन के पकड़ेंगे। आगा हसन मोहम्मद जान वगैरह खरीद सौदागर के देने होंगे, यानी वह ये सौदागर के जो आगा हसन मोहम्मद जान वगैरह के खरीद सौदागरों के देने होंगे। 10-12 हज़ार कलकत्ते के, यानी 10-12 पकड़ेंगे। 10-12 हज़ार बम्बई के सौदागरों के देने होंगे। 50,000, यानी 50,000 जो है वह 50,000 निहाल चंद किशोर वगैरह के, यानी निहाल चंद और किशोर वगैरह के कितने हैं, तो 25,000 है। बाजार के दुकानदार और दिशा सबके आते के मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया, यानी ये सब चुन्नीलाल ने जवाब दिया। तो यहाँ पर कितने होंगे, 5 और 2 7 और ये 5, यानी 5 5 10 और 10 और 2 12, 12 को 2 और 1 यहाँ पर 2 और 6 और 6 7 8 कुल 82,000 रुपये कर्जा था, याद रखिए। किस पर, मदन मोहन पर 82,000 कर्जा था। और यहाँ में से जो तो एक बात फिर से याद रखिए, ये आजकल बहुत सूक्ष्मता के साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो याद रखिए यहाँ पर कागज़ तो तैयार होने पर मालूम होगा, परंतु अंदाज़ा है 50,000 जो है वह मिस्टर ब्राइट के है, 50,000 मिस्टर ब्राइट के है, 15-20 हज़ार आगा हसन के है और उस पर जान वगैरह बेरीज सौदागर के देने होंगे। 10-12 हज़ार जो है वह कलकत्ते के, मुंबई के सौदागर के है और 50,000 जो है नियाल चंद मोदी के है, याद रखिए। ये मिलान कीजिए में पूछा जा सकता है, जैसे कि इस बार मजदूरी और प्रेम निबंध से पूछा गया था, जो तंबू सीने वाले, भेड़ चढ़ाने वाले, उसके नाम और उसके कौन से काम किए थे वो मिलान पूछा था, उसी प्रकार यह भी पूछ सकता है, याद रखिए।
और लेने की किस किस पर है? ब्रज किशोर ने पूछा। 20-25 हजार तो मिस्टर रसल की तरफ बाकी है, यानी ले देने के होंगे। 10-12 हजार आगरे के एक जोहरी से जवाहरात की बिक्री के लेने हैं, यानी लेने से, यानी बाहर से कितने आ रहे हैं, तो मिस्टर रसल की तरफ से 10 हजार आने वाले हैं, मिस्टर रसल की तरफ से 10 हजार आने वाले हैं। और जो एक जवाहरात यानी एक जोहरी था, उस जोहरी से 10-15 हजार यानी 15 हजार, यानी कुल जो है बाहर से 25 हजार रकम आनी है और देने ही कितने 85 हजार देने ही, याद रखिए। अ, दिसावरों के आड़तियों के लेने होंगे 5-7 हजार हजार। खेरीज लोगों में और नौकरों में गाहकी होंगे 8-10 हजार। बाकी व्यापार सीगे माल मौजूद है 5-10 हजार। अलीपुर रोड के ठेके बाबत सरकार से मिलने वाले हैं, यानी सरकार से। रहने का मकान बाग सवारी सर सामान वगैरह सब इनके अलग। मुंशी चुन्नीलाल ने जवाब दिया। इस तरह अटकल पच्चू हिसाब बताने से कुछ काम नहीं चलता, जब तक लेने देने का ठीक हाल न मालूम नहीं फैला। किस तरह किया जाए, यानी किस तरह वो किया जाए। तुम सवेरे लाला जवाहर तुम सवेरे लाला जवाहरलाल को मेरे पास भेज देना, यानी वो ब्रज किशोर कहता है चुनीलाल से कि तुम कल सुबह जो है लाला जवाहरलाल को जो है मेरे पास भेज देना, उससे सब हाल पूछ लूँगा। ऐसे अवसर पर असावधानी रखने में देना जिस पर सिर पर बना रहता है और लेना मिट्टी मिट्टी हो जाता है। ब्रज किशोर ने कहा, कागज बहुत दिनों का चढ़ रहा है, बहुत से जमा खर्च होने बाकी है, इसलिए कागज से कुछ नहीं मालूम हो सकता। मुंशी चुनीलाल ने बात उड़ाने की तजवीज़ की। कुछ हर्ज नहीं है, मैं लोगों से जिरह के सवाल करके अपना मतलब निकाल लूँगा। मुझको अदालत में हर तरह के मनुष्य से नित्य काम पड़ता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, तुमने आज सवेरे मुझसे सफाई करने की बात की थी, परंतु अभी से उससे अंतर आने लगा है। मैं वहाँ पहुँचा उस समय तुम लोग लाला साहब से गहना लेने की तजवीज़ कर रहे थे, परंतु मेरे पहुँचते ही वह बात उड़ाने लगे, मुझको कुछ न कुछ समझाने लगे। सो मैं असमझ नहीं हूँ। यह मेरा रहना तुमको असहाय है से मालूम हुआ। कमाई में फ़र्क आता है, यानी कमाई में फ़र्क आता है। मेरे मेल कराने का तुमको पछतावा होता है, तो मैं तुम्हारी मार्फत मेल करके तुम्हारा नुकसान हरगिज नहीं किया चाहता। लाला साहब से मेल नहीं रखना चाहता। तुम अपना बंदोबस्त आप कर लेना। ये चुनीलाल ब्रज किशोर कह रहा है चुनीलाल से। आप वृथा खेद करते हैं। मैंने आपसे छिप कर कौन सा काम किया आपके मेल से मेरी अप्रसन्नता कैसे मालूम हुई? आप पहुँचे जब निसंदेह शंभू दयाल ने मिस्टर रसल से लिए गहने की चर्चा छेड़ी थी, परंतु वह कुछ पक्की बात न थी और आपकी सलाह बिना किसी तरह की नहीं पड़ सकती थी। आपसे पहले बात करने का समय नहीं मिला था, इसलिए आपके सामने बात करने में इतना संकोच हुआ था, परंतु आपको हमारी तरफ से आप तक इतना संदेह बन रहा है, तो आप लाला साहब के छोड़ने का विचार क्यों करते हैं? आपके लिए हाँ, हम ही अपनी आवाजाई बुलंद बंद कर देंगे। मुंशी चुनीलाल ने कहा, यानी वो ब्रज किशोर को भी अपनी तरफ लेने का काम कर रहा है। कौन? चुनीलाल। साधी ने सच कहा। यहाँ पर साधी का फिल जिक्र है, याद रखिए। वृंद वेशा तपस्विनी न होए, यानी वृद्धा वेशा तपस्विनी न हो, यानी जो कोई वृद्ध वेशा है वह तपस्विनी नहीं बन सकती। न होए तो और क्या करे? उत्तरा सेवक किसी का क्या बिगाड़ कर सकता है कि साधु न बने? लाला ब्रजकिशोर मुस्कुराकर कहने लगे, मैं किसी काम में किसी का उपकार नहीं सहना चाहता। यदि कोई मुझ पर थोड़ा सा उपकार करे तो मैं उसे अधिक करने की इच्छा रखता हूँ। यानी मुझ पर कोई, लाला साहब कहती कि मुझ पर कोई उपकार करता है तो मैं उसको बढ़कर, यानी ब्रज किशोर मुस्कुराकर कहती कि मुझ पर कोई कोई थोड़ा सा उपकार करता है तो मैं उससे बढ़कर उपकार करना चाहता हूँ उस पर।
फिर तुमको इस तोते काम में किसी का उपकार उठाने की क्या ज़रूरत है? जो तुम मेहरबानी करके मेरा पूरा महंता मुझको दिवा दोगे, तो मैं इसी में तुम्हारी बड़ी सहायता सहूँगा, और प्रसन्नता में तुम्हारा कभी क्षण तुम्हारी नज़र करूँगा। लाला मदन मोहन इस बातचीत में ठेठ से अपनी सच्ची सावधानी के साथ एक दांव एक दांव खेल रहे थे। सुने इस युक्ति से बातचीत की थी। उसने उसका कुछ स्वार्थ न मालूम हुआ। बड़े बड़े और चुन्नीलाल आपसे आप मदन मोहन को छोड़ जाने के लिए तैयार हो जाए, पास रहने में अपनी हानि और छोड़ जाने में अपना फायदा समझे, बल्कि जाते जाते अपने फायदे के लालच में ब्रज किशोर का महनताना भी दिवाता जाए। आप अपना महंताना भी ले और लाला मदन मोहन के यहाँ कुल अख्तियार भी ले। हमको तो हर भांति आपकी प्रसन्नता करनी है। हमने तो आपकी शरण ली है। हमारा तो यही निवेदन है कि इस समय आप हमारी इज्जत बचावे। यह मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। चुन्नीलाल ने हार मानकर कहा। वह भीतर से चाहे जैसा पापी था, परंतु प्रकट में अपनी इज्जत खोले से बहुत डरता था। यानी वो अंदर से अंतर्मन से पापी था, लेकिन ऐसी खुलेआम इज्जत का बखेड़ा होने से वह डरता था, से बहुत डरता था। संसार में बड़ा भला मान सक यानी एक मिनट कहाँ से, हाँ, अपनी इज्जत खोने से बहुत डरता था। संसार में बड़ा बड़ा भला यानी बड़ा भला मान सम्मान बना फिरता था, और इसी भलमन सात के नीचे उसने अपने सब पाप छिपा रखे थे। इन बातों से इज्जत का क्या संबंध है मुझसे होने का? जहाँ तक मैं तुम्हारी इज्जत पर धब्बा न आने दूंगा, परंतु इस कठिन समय में तुम मदन मोहन के छोड़ने का विचार करते हो, इसमें मुझको तुम्हारी भूल मालूम होती है। ऐसा न होगी कि पीछे तुम्हें पछतावा पड़े। चारों तरफ दृष्टि रखकर बुद्धिमान मनुष्य काम लिया करते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने युक्ति से कहा। तो क्या इस समय आपकी राय में लाला मदन मोहन के पास से हमारा अलग होना उचित है? यह चुन्नीलाल ने कहा। ब्रजकिशोर पर बोझ डालकर पूछा। मैं साफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि औरों की निबत वह अपना हानि लाभ आप अधिक समझ सकते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने भरम में कहा। तो खैर, मेरी तुच्छ बुद्धि में इस समय हमारी निबंध आप लाला मदन मोहन की अधिक सहायता कर सकते हैं, और इसमें हमारी भी भलाई है, मुंशी चुन्नीलाल कहने लगे। तुमने इन दिनों में नवल और जुगल यानी तुमने इन दिनों में नवल और जुगल ब्रज किशोर के छोटे भाई, यानी ब्रज किशोर के छोटे भाइयों का नाम क्या है? नवल और जुगल। यह ब्रज किशोर के छोटे भाई है, याद रखिए। की भी परीक्षा ली या नहीं? तुम गए तब बहुत छोटे थे, परंतु कुछ कुछ होशियार होते चले। लाला ब्रज किशोर ने पहली बात बदल कर घर विदह की चर्चा छेड़ी, यानी घर परिवार की चर्चा छेड़ी। मैंने आज उनको नहीं देखा, परंतु मुझको उनकी तरफ से भली भांति विश्वास है। भला आपकी शिक्षा पाए पीछे किसी तरह की कसर रह नहीं सकती। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। भाई, तुम तो फिर खुशामद की बातें करने लगे। यह रहने दो। घर में खुशामद की क्या जरूरत है? लाला ब्रजकिशोर ने नरम ओलंभा दिया, और चुन्नीलाल ने रुखसत होकर अपने घर चला गया, यानी वो यहाँ से चला गया। तो यहाँ पर जो है 31 नंबर का प्रकरण समाप्त हुआ, और यहाँ से 32 नंबर का प्रकरण प्रारंभ होता है, और इसका नाम है अदालत। यानी अदालत में क्या है वह देखते हैं। और यहाँ पर वृंद का दोहा दिया है। तो वृंद का दोहा है। काम परे ही जानिए जो नर जैसो होए, यानी जिस प्रकार का काम करिए उस प्रकार वह नर होता है। बिन ताये खोटो खरो, गहनो लखे न कोय। यह वृंद कहते हैं 32 के दोहे में, और 32 प्रकरण का नाम जो है वह है अदालत, याद रखिए।
अदालत हकीम कुर्सी पर बैठे। अ, इल यानी अदालत हकीम यानी जो जज जो है वहाँ कुर्सी पर बैठे और इल इजलास कर रहे हैं। सब अलहकार अपनी अपनी जगह बैठे हैं। निहाल चंद मोदी का मुकदमा हो रहा है, यानी निहाल चंद मोदी का मुकदमा हो रहा है। उसकी तरफ से लतीफ़ हुसैन वकील है, यानी निहाल चंद मोदी की तरफ से कौन वकील है? तो लतीफ़ हुसैन वकील है। याद रखिए कौन निहाल चंद की तरफ से है। मदन मोहन की तरफ से लाला ब्रज किशोर, यानी मदन मोहन की तरफ से लाला ब्रज किशोर है। और निहाल चंद मोदी का वकील जो कौन है वह है लतीफ़ हुसैन। याद रखिए ब्रज किशोर है, लाला ब्रज किशोर जवाबदेही करते हैं, यानी जवाबदेही। ब्रज किशोर ने बचपन में मदन मोहन के यहाँ बैठकर हिंदी पढ़ी थी, यानी ब्रज किशोर ने जो है मदन मोहन ब्रज किशोर ने बचपन में यानी ब्रज किशोर जब छोटा था तब उसने लाला मदन मोहन के यहाँ बैठकर का क्या पढ़ा था? तो हिंदी पढ़ी थी। याद रखिए ब्रज किशोर ने बचपन में कहाँ बैठकर हिंदी पढ़ी थी? तो लाला मदन मोहन के यहाँ बैठकर हिंदी पढ़ी थी। याद रखिए आजकल ऐसे ही एनटीए सवाल पूछ रहा है। इस वास्ते वह सरकारी कागज की रीति भांति अच्छी तरह जानता था और उसने मुकदमा छेड़ने से पहले मामूली फीस देकर निहाल चंद के वही खाते अच्छी तरह देख रही थी, यानी पहले से ही उसने निहाल चंद के वही खाते देखे थे। लेन देन का मामला था, यानी लेन देन का मुकदमे से पहले ही खाता देख लिया था और लेन देन का मामला था। कानूनी बहस कुछ न थी, यानी कानूनी बहस कुछ नहीं थी। ब्रज किशोर ने निहाल चंद को गवाह ठहराकर, यानी ब्रज किशोर ने निहाल चंद को गवाह ठहराया और वो कटघरे में बुलाया। जीरह के सवाल पूछने शुरू किए, यानी सवाल पूछने शुरू गए। तुम्हारा लेन देन रुक पचो से है, जवाब नहीं, यानी तुम्हारा लेन देन कहाँ से? तो जवाब नहीं दिया। तो तुम किस तरह लेन देन रखते हो? यानी वो पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह लेन देन रखते हो। तो जज कहते हैं कि नौकरों की मार्फत, यानी नौकरों की मार्फत तुम करते हैं। ब्रज किशोर कहते हैं तुमको कैसे मालूम होता कि यह आदमी लाला मदन मोहन की तरफ से है, माल लेने आया है। और उनको, यानी वह वकील पूछता है ब्रज किशोर के तुमको कैसे मालूम होता कि यह आदमी जो है लाला ब्रज किशोर के यहाँ से आया है और तुमने इसकी पूछताछ नहीं की और माल क्यों दिया? ऐसे वो पूछते हैं। हम यह नहीं जान सकते परंतु लाला साहब का हुक्म है, यानी हम यह नहीं जान सकते कि उसने कहा था कि यह लाला साहब का हुक्म है कि वह लोग जो जो सामान मांगे तत्काल दे दिया करो। अच्छा वह हुक्म दिखाओ, यानी वह कहते हैं कि अच्छा तो लाला साहब का हुक्म है, तो वह लाला साहब ने जो हुक्म दिया है कुछ लिख कर दिया होगा, कुछ पर्चा दिया होगा, चिट्ठी दी होगी, तो वो हुक्म दिखाओ। यानी वह निहाल चंद कहता है कि वह हुक्म लिखवा कर नहीं दिया था, ज़बानी था, यानी वह हुक्म जो है लाला साहब ने किसी कागज़ पर लिख कर नहीं दिया था, तो ज़बानी मुँह से कहा था। अच्छा वह हुक्म किसके आगे किया था? यानी फिर कहते कि लिख कर नहीं दिया था, तो वह हुक्म किसके आगे किया था? कोई तो किसी के सामने तो कहा होगा लाला साहब ने। किस-किस के लिए दिया था? यानी किस-किस के लिए दिया था? कितने दिन हुए? कौन-सा समय था? कौन-सी जगह थी? क्या कहा? ये सब कुछ वकील जो है उसकी वकीली दिमागी से पूछ रहा है ब्रज किशोर। बहुत दिन की बात है, मुझको अच्छी तरह याद नहीं। अच्छा जितनी बात याद हो वही बताओ। यानी वो मोदी कहता है कि निहाल चंद मोदी कि ये बहुत दिन की बात है, मुझे उतना कुछ याद नहीं। फिर वकील कहता है कि अच्छा याद नहीं है तो जितना याद है उतना बताओ। निहाल चंद मोदी कहता है कि मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, यानी वो कहता है कि मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता। तो क्या किसी से पूछकर कहोगे या तुम किसी के पूछकर कहना चाहोगे? तो मोदी कहता है कि जी नहीं, याद करके कहूँगा, यानी वो कहता है कि किसी से पूछकर नहीं कहूँगा, मैं कुछ याद करके कहूँगा। अच्छा तुम्हारा हिसाब होकर बीच में बाकी निकल निकल चुका है, यानी तुम्हारा हिसाब होकर बाकी निकल चुकी है। और वह कहते हैं कि निहाल चंद नहीं, तो तुमने साल की साल बाकी निकाल कर ब्याज पर ब्याज कैसे लगाया? यानी साल के साल में ही तुमने बाकी निकाल कर ब्याज पर ही ब्याज कैसे लगाया? साहूकार को दस्तूर यही है। साहूकार्य में तो साल की साल हिसाब होकर ब्याज लगाया जाता है, फिर तुमने हिसाब क्यों नहीं किया? तो वह साल के साल का, यानी एक साल का, यानी 1 जनवरी को हिसाब किया तो अगले साल 1 जनवरी को ही हिसाब किया जाता है, तो तुमने हिसाब क्यों नहीं किया?
ये फिर वह मोदी कहता है कि अवकाश नहीं मिला, यानी समय नहीं मिला। तुम्हारी बहिनों में उदरत खाने से क्या मतलब है? लाला मदन मोहन के लेन देन के सिवाय आप किस किस के खाते का सवाल न करें। निहाल चंद वकील से कहा है। निहाल चंद कहते हैं कि लाला मदन मोहन के को छोड़कर अन्य किसी के हिसाब किताब की बात यहाँ पर कीजिए। मुझको इससे लाला मदन मोहन के लेन देन का विशेष संबंध है, यानी इस बात से केवल लाला मदन मोहन के ही बात का संबंध है, लेन देन का। इसी से मैंने यह सवाल किया। लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया और परिणाम में हाकिम के हुक्म से यह सवाल पूछा गया, यानी हाकिम जो जज था उसके हुक्म से यह सवाल पूछा गया। जो जो रकमें वही खाते में हिसाब पक्का करके लिखी जाने में लायक होती है और तत्काल उसका हिसाब पक्का नहीं हो सकता, वह रकमें हिसाब की सफाई होने तक इन खाते में रखती है और सफाई होने पर जहाँ की तहाँ चली जाती है। यह निहाल चंद ने जवाब दिया। अच्छा, तुम्हारे यहाँ जिन मितियों में बहुत करके लाला मदन मोहन के नाम बड़ी बड़ी रकमें लिखी गई है, उन्हीं मितियों में उधरत बाद खाते कुछ रकम जमा की है, यानी कुछ रकम लाला के नाम पर ली है तो कुछ रकम जो है जमा की है और फिर कुछ दिन पीछे उधरत खाते यानी उधार के खाते में नाम लिखकर वह रकमें लोगों को हाथों हाथ दे दी गई है या उनके खाते में जमा कर दी गई है। इसका क्या सबब है? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। मैं पहले कह चुका हूँ कि जिन लोगों की रकमें अलहल हिसाब आती जाती है या जिनका लेन देन थोड़े दिन के वास्ते हुआ करता है, उनकी रकम कुछ दिन के लिए इस तरह पर उधरत खाते में यानी उधार के खाते में रहती है, परंतु मैं किसी खास रकम का हाल बही देखे बिना नहीं बता सकता। यह निहाल चंद ने जवाब दिया। और यह भी जरूरी है कि जिस दिन लाला मदन मोहन का काम पड़े उस दिन की यह कार्रवाई अयोग्य समझी जाए। यह निहाल चंद के वकील ने कहा। तो ये क्या ज़रूर है कि जिस मिति में लाला मदन मोहन के नाम बड़ी रकम लिखी जाए, उसी मिति में यानी उसी तिथि में कुछ रकम उधरत खाते में जमा हो और थोड़े दिन पीछे वह रकम जैसे कि तैसी लोगों को बांट दी जाए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। देखो जी, इस मुकदमे में किसी तरह का फरेब साबित होगा तो हम उसे तत्काल फौजदारी सुपुर्द कर देंगे, हकीम ने संदेह करके कहा। यानी जज ने, हकीम यानी जज, याद रखिए। हुजूर, हमको एक दिन की मोहलत मिल जाए, हम इन सब बातों के लिए लाला ब्रज किशोर साहब की दिलजमई अच्छी तरह कर देंगे। यह निहाल चंद के वकील ने हकीम से अर्ज किया, यानी हकीम से अर्ज कहता है कि एक दिन की हमें मोहलत दीजिए, हम कुछ ये करेंगे। ब्रज किशोर ने इस बात को खुशी से मंजूर किया, यानी ब्रज किशोर ने खुशी से मंजूर किया। उधरत खाते से लाला मदन मोहन के नौकरों की कमीशन वगैरह का हाल खुलता था, यानी उधार खाता देखा जाए तो लाला मदन मोहन के नौकरों के कमीशन का हाल निकल जाता था। जहाँ रकम जमा थी, जिससे आई, किस बाबत आई, इसका कुछ पता न था, परंतु जहाँ रकम दी गई मदन मोहन के नौकरों का अलग अलग नाम लिखा दिया था, यानी जिस नौकर के पास रकम गई है वह नाम लिखा गया था और हिसाब लगाने से उसका भेद भाव अच्छी तरह मिल सकता था। जिन नौकरों के खाते थे उनके खातों में यह रकमें जमा हुई, यानी जिन नौकरों के खाते थे उन नौकरों के खाते में यह रकम जमा हुई और कानून के अनुसार ऐसे मामलों में रिश्वत लेने देने वालों दोनों अपराधी होते थे, यानी कानून के मामले में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों अपराधी है। परंतु ब्रज किशोर के मन में इनके फंसाने की इच्छा न थी, वह केवल नमूना दिखाकर लेनदारों की हिम्मत घटाया चाहता था। इसने ऐसी लपेटे सवाल किए थे कि हकीम को भारी न लगे और लेनदारों के चित्त में गड़ जाए। सो ब्रज किशोर की इनकी ही पकड़ से बहुत से लेनदारों के छक्के छूट गए। इतने ही छिपे लुच्चे मदन मोहन की बेखर्ची और कागज का अंधेर लेनदारों का लूहड़ मुकदमों से झपट हो जाने की उम्मीद मदन मोहन को नौकरी की स्वार्थपरकता के भरोसे पर कुछ कुछ बढ़ाकर दावे कर बैठे थे। यह सूरत देखते ही उनके पांव तले की जमीन निकल गई।
मिस्टर ब्राइट की कुर्सी में मिस्टर ब्राइट की कुर्सी में सब माल शबाब के कुर्क हो जाने से लेनदारों की अपनी अपनी रकम पटने का संदेह तो पहले से ही हो गया था। अब किसी तरह की लपेट आजमाने पर अपनी इज्जत खो बैठने का डर मालूम होने लगा। अ, नमाज को गए थे, रोजे गले पड़े, यानी नमाज को गए ब्राइट और रोजे गले पड़े, उस प्रकार यानी उधर ही गायब हो गए। सिवाय में यह चर्चा सुनाई दी कि मदन मोहन को और दिसावरों का बहुत देना है। यदि वह माल जायदाद नीलाम होकर हिस्से रसदी सब लेनदारों को दिया गया तो अभी भी बहुत थोड़ी रकम पल्ले पड़ेगी। ब्रज किशोर से ये लोग इसका हाल पूछते थे। वह अनजान बनकर अलग हो जाता था। इससे लोगों की और भी छाती बैठ जाती थी। जिस तरह पल भर में मदन मोहन के दिवाले की चर्चा चारों तरफ फैल गई थी, इसी तरह अब यह सब बातें अब वहाँ की जहरी हवा में मिलकर चारों तरफ उड़ने लगी। मोदी के मुकदमे सिवाय आज कोई पच्चेदार मुकदमा अदालत में न हुआ। जिनके मुकदमों में आज की तारीख लगी थी, उनके भी निहाल चंद के मुकदमे का परिणाम देख के लिए अपने मुकदमे एक एक दो दो दिन आगे बढ़ा दिए। यानी निहाल चंद मोदी का मुकदमा हुआ और वकील साहब के सवाल पूछने का तरीका देखकर अन्य जिसका मुकदमा चलने वाला था, उन्होंने भी एक एक दो दो दिन मुकदमा जो है आगे बढ़ाया। जब इस काम से अवकाश मिला तो लाला ब्रज किशोर ने अदालत से अर्ज करके मिस्टर रसल की जायदाद नीलाम होने की तारीख आगे बढ़ा दी। यानी मिस्टर रसल की जायदाद नीलाम हो रही थी और उसकी तारीख आगे बढ़ा दी। किसने? ब्रज किशोर ने। परंतु यह बार ऐसी सीधी थी कि इसके लिए कुछ विशेष परिश्रम न उठाना पड़ा। लाला ब्रज किशोर की चाल देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सब लेनदार चारों तरफ से निराश होकर उसके पास आते हैं, परंतु वह आप उससे अधिक निराश मालूम होता है। वह उसके साथ बड़ी बेपरवाही से बातचीत करता है, उसको हर तरह के चढ़ाव उतार दिखाता है। जब वह लोग अपना पीछा छुड़ाने के लिए उससे बहुत अधीनता करते थे, तो वह बड़ी बेपरवाही से उसके हाथ लगाव की बात करता है। परंतु जब वह किसी बात पर जमते हैं तो वह आप कच्चा पक्का होने लगता है। उल्टी सीधी बात करके यानी वह कोई जो है मुकदमे वाला उसकी तरफ ब्रज किशोर को लेना चाहता है तो वह उसको यानी वहाँ से निकाल देता है। ऐसा कुछ वकीली चाल चाहता है। और जब कोई बात मंजूर करता है तो बड़ी आनाकानी से जवाब निकलने का कारण उसको यह बोझ उठाना पड़ता हो, ऐसी रूप दिखाई देता है। कचहरी से लौटती बार उसने घंटे डेढ़ घंटे मिस्टर ब्राइट से एकांत में बातचीत की। यानी कचहरी से लौटते समय मिस्टर ब्राइट से कितने समय बात की? घंटा डेढ़ घंटा। अदालत के काम में उसका वैसा ही उद्योग दिखाई देता है, परंतु दरअसल वह किसी अत्यंत कठिन काम में लग रहा हो, ऐसा ढंग मालूम होता है। उसके पहले सब काम नियमानुसार दिखाई देते थे, परंतु इस समय कुछ क्रम नहीं रहा। इस समय उसके सब काम परस्पर विपरीत दिखाई देते हैं, इसलिए उसका निज भाव पहचानना बहुत कठिन है। परंतु हम केवल इतनी बात पर संतोष बांध बैठे हैं कि जब उसकी कार्रवाई का परिणाम प्रकट हो जाएगा तो वह अपना भाव सर्वसाधारण दृष्टि से गुप्त रख सकेगा। तो यहाँ पर जो है 32 नंबर का प्रकरण समाप्त होता है और यहाँ से आगे 33 नंबर का प्रकरण प्रारंभ होता है और 33 नंबर के प्रकरण का नाम है मित्र परीक्षा। यानी मित्र परीक्षा क्या होती है, ये यहाँ पर 33 नंबर के प्रकरण में देखेंगे। और यहाँ पर जो है विदुर प्रजागरे का दोहा है, याद रखिए। मित्र परीक्षा में एक मिनट। धन न भयेहु मित्र की सजन करत सहाय, मित्र भाव जाने बिना कैसे जान्यो जाए। यानी मित्र का भाव जाने बिना वह मित्र कैसा है वह कैसे जान जाए यहाँ का, इसलिए इसका नाम भी रखा है कि मित्र परीक्षा। 33 नंबर का प्रकरण है, याद रखिए 33 नंबर का। आज तो लाला ब्रज किशोर की बातों में लाला मदन मोहन की बातें ही भूल गए थे। लाला मदन मोहन के मकान पर वैसी ही चुस्ती आ रही है।
केवल मास्टर शंभुदयाल और मुंशी चुन्नीलाल आदि 3-4 आदमी दिखाई देते हैं, परंतु उनका भी होना न होना एक सा वहाँ एक सा है। अपने निकास का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम अब तक लाला मदन मोहन के बाकी मुहावरों की पहचान कराने के लिए अवकाश देख रहे थे। इतने में उन्हें मदन मोहन का हाथ छोड़कर अपनी पहचान आप बता दी। हरगोविंद और पुरुषोत्तम दास ने भी कल से सूरत नहीं दिखाई, यानी सब कुछ कल से गायब थे। बाबू बैजनाथ को बुलाने के लिए आदमी गया था, परंतु उन्हें आने का अवकाश न मिला। लाला हरदयाल साहब के नाम कुछ दिन के लिए थोड़े रुपए हाथ उधार लेने को लिखा गया था, परंतु उसका भी जवाब नहीं आया। लाला मदन मोहन का ध्यान सबसे अधिक डाक की तरफ लग रहा था, यानी डाक की तरफ, यानी पत्र आने की तरफ। विश्वास था कि मित्रों की तरफ से अवश्य सहायता मिलेगी, यानी मित्रों की तरफ से सहायता मिलेगी, बल्कि कोई कोई तो तार की मार्फत रुपए भिजवाएंगे, यानी तार करके। क्या करें, उस समय में तो कोई पेटीएम या फ़ोन पे वो नहीं था, तो वो तार करते थे। क्या करे, बुद्धि काम नहीं करती। मिस्टर शंभुदयाल समय देखकर अपने मतलब की बात छेड़ी। इन्हीं दिनों में यहाँ काम है और इन्हीं दिनों में मदरसे में लड़कों का इम्तहान है। कल मुझको वहाँ पहुँचने में पाँव घटाने की देर हो गई थी, इसलिए इस पर हेड मास्टर सिर हो गए, यानी हेड मास्टर गुस्सा हो गए। वहाँ न जाए तो रोजगार जाता है, यहाँ न रहा तो मन ही मन मानता। मदन मोहन से आप आज्ञा दे जैसा किया जाए। खैर, यहाँ का तो होना होगा सो होगा, यानी मदन मोहन कहते कि यहाँ का जो होना है वो होगा। रोजगार न खोए, यानी जो तुम्हें मदरसे में मास्टर की नौकरी है वो न चल जाए, तुम जाओ, रोजगार न खोए। लाला मदन मोहन ने रुखाई से जवाब दिया। क्या करूँ, लाचार हूँ, मास्टर शंभुदयाल बोले, यानी मास्टर शंभुदयाल बोलते कि क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। यहाँ आए बिना तो मन नहीं मानेगा, यानी यहाँ आए बिना मन नहीं मानता, शंभुदयाल कहता है। परंतु हाँ, कुछ कम आना होगा। 8 पहर की हाजिरी न सध सकेगी। मेरी देह मदरसे में रहेगी, परंतु मन, यानी वो कहता है कि शंभुदयाल, मेरा मन इधर ही रहेगा, लेकिन मेरा देह जो है उधर मदरसे स्कूल में रहेगा। बस आपकी इतनी ही मेहरबानी बहुत है। लाला मदन मोहन ने जोर देकर कहानी। लाला मदन मोहन कहते कि आपनी इतकी ही मेहरबानी बहुत है। निदान मास्टर शंभुदयाल मदरसे जाने का समय बताकर रुखसत हुए, यानी मदरसे में जाना बोलकर वहाँ से चले गए। आज निहाल चंद का मुकदमा है, देखिए ब्रज किशोर कैसी पैरवी करते हैं, यानी आज जो है फिर से निहाल चंद मोदी का मुकदमा है अदालत में, और ब्रज किशोर क्या करते हैं देखते हैं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, कल आपके पाक पाकट पाकट चेन देने से उनका मन बहुत बढ़ गया, परंतु वह उसे अपने महंतों में न समझे। मेरे निकट आप उसका महंता का तत्काल भेज देना चाहिए, जिससे उनका यह संदेह न रहे और मन लगाकर अपने मुकदमों में अच्छी जवाबदेही करे। मैं इनके पास रहकर देख चुका हूँ कि यह अपने मुख से तो कुछ नहीं कहते, परंतु इनके साथ जो जितना उपकार करता है, यह उससे बढ़कर उसका काम करते हैं, यानी जिस पर ब्रज किशोर पर जिसने उपकार किया है उसका ही वो काम अच्छा करते हैं, ऐसा यह चुन्नीलाल कहता है। अच्छा, तो आज शाम को कोई कीमती चीज़ उसके उसके महताने में दे देंगे और काम अच्छा किया करेंगे। शुक्राना जुदा होने से लाला मदन मोहन ने कहा। लाला मदन मोहन कहते हैं कि अच्छा, तो आज शाम को कोई अच्छी सी चीज़ जो है हम उनको भेंट दे देंगे। इतने में डाक आई, यानी इतने में डाक आई, एक रजिस्ट्री चिट्ठी मेरठ से, यानी ये इतने में डाक आती है और एक चिट्ठी आती है मेरठ से। मेरठ से एक मित्र की चिट्ठी आई थी, जिसमें 10,000 की दर्शानी हुई थी। निकाली और यह लिखा था कि
जितने रुपए चाहिए और मंगा लेना। यानी एक मित्र की मेरठ से चिट्ठी आई थी और उस चिट्ठी में लिखा था 10,000 रुपये दर्शानी हुई थी, यानी 10,000 रुपये दिए थे और वह और लिखा था कि जितने रुपए चाहिए उतने ले लेना, आपका घर है। लाला मदन मोहन यह चिट्ठी देखते ही उछल पड़े, यानी यह चिट्ठी देखते ही लाला मदन मोहन खुश हुए। अपने मित्रों की बड़ाई करने लगे, यानी मित्रों की बड़ाई करने लगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।